नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 की वीडियो सीरीज़, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण शीर्षक वाली पुस्तक से कवर कर रहे हैं कि इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है उसके बारे में। इस टॉपिक से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से। दोस्तों, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो आकर्षण बल है किन के बीच, दो वस्तुओं के बीच। मानकर चलिए दो वस्तु हैं, एक का वजन है m1 और एक का वजन है m2। ठीक, तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान जो कि m1 एवं m2 है, तो द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो ये दूरी है जिसे हम r नाम दे देते हैं, उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इस प्रकार से यह जो फॉर्मूला है निकल कर आता है जिसे हम Gm1m2/r² पढ़ते हैं। ठीक, G क्या है यहाँ पर, इसकी चर्चा भी हमें कर लेनी है। ठीक, यह नियम संसार की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। सार्वत्रिक क्यों? क्योंकि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है। और यहाँ पर जो Gm1m2/r² हम करते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आने वाले समय में हम उसकी चर्चा भी कर लेंगे। 1.6 × 10⁻⁴ कितना, आप ही हमें बताएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, इसके कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हमें पृथ्वी से जुड़ पाना संभव नहीं होता। आपने देखा होगा ब्रह्मांड में क्या होता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता वहाँ पर सब लोग ऐसे ही तैरते रहते हैं, है ना। तो पृथ्वी पर बंधे रहने का मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमें पृथ्वी की ओर खींचे हुए है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये पृथ्वी होती, हम कहीं इस प्रकार से घूम रहे होते, है ना, इस प्रकार से। ठीक, तो क्या करता है, पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है, भाग क्यों नहीं पा रहा है पृथ्वी से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरुत्व या गुरुत्व जनित त्वरण की, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसे हम स्मॉल g से दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, प्रत्येक वस्तु के लिए पृथ्वी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किसके केंद्र की ओर? पृथ्वी स्वयं के। सीधी सी बात कहें तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अतः गिरने वाली वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है जिससे वस्तु का वेग बढ़ने लगता है, अतः वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो निरंतर उसका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ने से त्वरण उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि त्वरण को हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। यहाँ वेग v1 था, थोड़ी नीचे आई वस्तु v2 हो गया, थोड़ी और नीचे v3, तो जो ये परिवर्तन हो रहा है इसे ही हम त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है परिवर्तन, तो इसे हम गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम g से दर्शाते हैं। ठीक, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसे g से दर्शाते हैं। पृथ्वी के लिए g का औसत मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। अब वायुमंडल हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर वायुमंडल है।
वायुमंडल में क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जलवाष्प होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं वायुमंडल में। ऐसा क्यों कि गुरुत्व के कारण वायुमंडल है। भाई जैसा पृथ्वी इंसान को बांधे हुए है, इंसान को अपनी ओर बांधे हुए है, उसी प्रकार से गैसेस को भी पृथ्वी अपनी रेंज से बाहर नहीं जाने दे रही। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर्टिकुलर एरिया में वो गैसें स्थिर हैं, अदरवाइज गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो सारी गैसें भी इधर उधर फैल जाती। तो जो हमारा वायुमंडल है 71% नाइट्रोजन, इतने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें असंतुलन आ जाता और जो वायुमंडल उपस्थित है उसमें समस्या हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, है ना। अगला बिंदु क्या कहता है, गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के कण पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा पाते। जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। समझ रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ठीक। अब कितना खींच लेगी, सेंट्रल में ही आ गए। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, कॉमन सेंस वाली बात है, हल्की चीज़ हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो घुमाएंगे तो फिर चीज़ें ऊपर उठने लगती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति कम हो जाएगी तो ज़्यादा नीचे खिंचेगी, तो पृथ्वी का जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और घूमना बंद कर देगी तो मान बढ़ना तय है, सीधी सी बात है, ठीक। जब आप ऐसे एग्जाम्पल लें, हम छोटे में वो पंखियाँ उड़ाते थे इस प्रकार से ना, ऐसे हाथ से सरफ करके उनको ऊपर उड़ाते थे। जितनी तेज़ घूमती थी उतना ऊपर उठती थी। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो जी है वो नीचे की ओर काम करता है, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना जी कम हो जाएगा ना। तो जितना तेज़ घूर्णन गति होगी जी का मान कम होगा, घूर्णन गति घटेगी जी का मान बढ़ जाएगा, और घूमना बंद कर देगी तो भी जी का मान बढ़ेगा। इस प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट करें ताकि आप भूलें ना, ठीक है। और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है, अब ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब लिफ्ट में पिंड के यदि हम भार की बात करें, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार भरा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक। नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। कॉमन सेंस वाली बात है। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, एक लिफ्ट है, उसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक। तो लिफ्ट के तल पे खड़ा हुआ है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो ज़्यादा प्रेशर दोनों के बीच में आएगा, तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ज़्यादा दबाव आएगा। और लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो व्यक्ति प्लस लिफ्ट दोनों एक साथ नीचे की ओर जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर जो भार होगा वो घटा हुआ प्रतीत होगा, है ना, एक दूसरे से दूर जाते से प्रतीत होंगे। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट ऊपर की ओर बल लगाती है और जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसका नीचे की ओर लगता है, तो यहाँ पर डबल बल हो जाता है, इसलिए भार बढ़ा लगता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो आप खुद सोचें, व्यक्ति भी नीचे की ओर जा रहा है, लिफ्ट भी नीचे की ओर जा रही है, तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। आप इस प्रकार से चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक समान वेग की बात आ रही है तब तो सारी चीज़ें स्थिर रहेंगी, है ना। ये कब होता है, इस तरीके से जब समान वेग ना हो, अलग अलग हो, ठीक है, क्योंकि फिर चीज़ें मैनेज हो जाती है। जब एक समान वेग से ऊपर नीचे आना है तो घटना बढ़ना नहीं हो पाता, चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। फिर समझ रहे हैं, आपको चीज़ों को विजुलाइज करना है ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। उसी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह भार मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगी। ऐसी स्थिति में पिंड का भार 0 हो जाएगा। आप खुद सोचें, लिफ्ट है, रस्सी से बंधी होती है, जंजीर से बंधी होती है। यदि रस्सी टूट जाए, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ था और यहाँ पर प्रेशर था जिससे हम वेट मेजर करते हैं। अब लिफ्ट का वेट ज़्यादा है, व्यक्ति का वेट कम है, लिफ्ट एकदम से फ्री हो जाएगी तो यहाँ पर भारहीनता की स्थिति नहीं आ जाएगी। दोनों समान गति से या समान प्रेशर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कोई प्रेशर वैसे जनरेट हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि पिंड का भार 0 हो जाएगा, ठीक। अगला बिंदु क्या कहता है, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो
तो लिफ्ट में पिंड उसकी फर्श से उठकर छत पर जा टकराएगा। यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि लिफ्ट है, यहाँ पर पिंड है, ठीक। तो जो व्यक्ति है उसमें गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर काम करेगा और लिफ्ट का अपना एक त्वरण होगा। तो यदि लिफ्ट का जो त्वरण या वेग परिवर्तन है गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होगा तो लिफ्ट जल्दी नीचे जाएगी, और जो पिंड है उतनी स्पीड से नीचे नहीं जा पाएगा, तो पिंड ऊपर उठ के इस लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आप बाकी जो ऊपर के 3-4 बिंदु लिखे हुए हैं, भार घटा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, अपरिवर्तित होगा, आप उन सारे कॉन्सेप्ट को आराम से समझ जाएंगे, फिर आप कॉमन सेंस से अपने आंसर को निकाल लेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो क्यों जो उसके अंदर पिंड है या व्यक्ति है वो लिफ्ट की छत से जा टकराएगा। इसका कारण है कि लिफ्ट ज़्यादा गति से नीचे जाएगी जबकि व्यक्ति उतनी स्पीड से नीचे नहीं जा पाएगा। उससे क्या होगा, व्यक्ति पहले लिफ्ट के साथ था, संयोजन में था, लेकिन क्या हुआ जब लिफ्ट का त्वरण बढ़ गया और उसका गुरुत्वीय त्वरण कम रहा, उससे क्या होगा कि व्यक्ति उतनी स्पीड से नीचे नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और लिफ्ट जल्दी नीचे जाएगी। एक समय ऐसा आएगा वो उसकी छत से टकरा जाएगा। इतनी चीज़ें यदि क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, ठीक। फिर बारी आती है केपलर के नियम की। केपलर के नियम क्या होते हैं दोस्तों? सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस तथ्य के संदर्भ में खगोल शास्त्री केपलर ने 1609 में ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। उन्हें हम केपलर नियम कहते हैं, केपलर के नियम कहते हैं। बस इतना याद रखना है, इनका संबंध है ग्रहों की गति से, ठीक। अब हमें चर्चा करनी है भौतिकी संबंधी प्रमुख खोज एवं उनके वैज्ञानिकों के बारे में। तो आकस्मिक किरणों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने दिया। भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट व रोहिणी के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? सतीश धवन ने दिया। शून्य की खोज दुनिया जानती है, आर्यभट्ट ने की। नंबर थ्योरी श्रीनिवास रामानुजम की थी। प्रकाश का प्रकीर्णन संबंधी सिद्धांत दिया है सीवी रमन ने। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? जेसी बोस ने किया है। जड़त्व का नियम या गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण किया गैलीलियो ने। ध्यान रखना है, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम हम किस नियम को कहते थे, इसकी चर्चा हमने पहले करी है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूटन की गति के तीनों नियम में से किस नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान रखें, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी का निर्माण किया। फिर बेतार टेलीकॉम और रेडियो, किसको? बेतार टेलीग्राफी और रेडियो, इसका आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने किया। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गति के नियम और अवकलन गणित। क्या क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम और अवकलन गणित। ये किसने आविष्कार किया या खोज की इनकी, इनको बनाया तो न्यूटन ने बनाया, ठीक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएं, इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले कर ली है। फिर बारी आती है विद्युत अपघटन के नियम। स्कूल में बच्चा जानता था कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो बस फैराडे। रडार का आविष्कार रॉबर्ट बॉट ने किया। एक्स किरणों का विलियम रॉन्टजन, आप रॉन्टजन बस याद रखें। ग्रहों का नियम अब भी देखा केपलर। आपेक्षता या सापेक्षता का सिद्धांत, फोटोन की खोज, द्रव्यमान व ऊर्जा की तुल्यता जिसे हम कहते हैं E = mc², ये सब हैं आइंस्टीन से संबंधित। परमाणु बम का निर्माण किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ठीक। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। अतिचालकता का सिद्धांत दिया था प्रोफेसर जॉन वार्डिन ने। विद्युत बल्ब थॉमस एल्वा एडिशन। तैरने का नियम आर्किमिडीज के सिद्धांत हमने पढ़े हुए हैं। सौरमंडल की खोज सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया है कोपरनिकस ने, ठीक है। बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कि सर आप रिवीजन भी करा दे तो काफ़ी सहायता होती है। हम प्रयास करेंगे कि जो महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ते हैं उनका वीडियो के अंत में सरसरी निगाहों से रिवीजन भी कर लें। यदि आपको तरीका सही लगे तो बाकी लोग भी अप्रिशिएट करें, यहाँ सर रिवीजन कराएं तब तो हम करा पाएंगे, है ना। पर एक बात और है, जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कमेंट में तो 2 लोग ऐसे मुझे दिखे हैं जो हर एक प्रश्न का आंसर देते हैं। एक हैं कप्तान मौर्य जी और एक हैं आस्था त्रिपाठी जी। मैं कोई भी प्रश्न करता हूँ ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरा एंगेजमेंट दिखाते हैं वीडियो में और प्रश्न पूछने पर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो इन्हीं लोगों के कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप सब लोग भी ऐसा करें
आपको भी बेनिफिट होगा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और जरा भी कन्फ्यूज़न होगा तब आपको याद आएगा कि यार कमेंट में मैंने ऐसे कुछ लिखा था, शायद इसका आंसर ये होना चाहिए, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, और यहाँ मेरा मनोबल भी बढ़ जाएगा, तो मैं आपके लिए इस प्रकार से निरंतर काम करता रहूँगा। ठीक, फिर हम बात करेंगे अब विभिन्न यंत्र एवं उनके उपकरणों के आविष्कारक के बारे में। कंप्यूटर की खोज बच्चा बच्चा जानता है, चार्ल्स बेबेज। फाउंटेन पेन की खोज की थी वाटरमैन ने। ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन। ग्राहम बेल ने टेलीफोन, ध्यान रखना भाई, ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, ग्रामोफोन की खोज की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने। टीवी JL बेयर्ड ने की थी। ट्रांसफॉर्मर माइकल फेराडे। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन। अब कन्फ्यूज़न नहीं होना दोस्तों, ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन यही लिख देते हैं हम, ठीक है। ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन। माइक्रोफोन ग्राहम बेल। टेलीफोन ग्राहम बेल। ग्रामोफोन बस याद रखना है थॉमस एल्वा एडिसन। फिर पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग। पाश्चुरीकरण लुईस पाश्चर। रेडियोग्राफी जी मार्कोनी। लेसर थियोडोर मेनन। सौरमंडल कॉपरनिकस। ग्रहों की खोज केपलर। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। भौतिकी का नोबेल 2022 का किसे मिला? जॉन F. एलाजर, एलेन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। दोस्तों इसकी ट्रिक मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपके लिए एक बार फिर से लिंक शेयर कर दूंगा उस वीडियो की। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से इन नोबेल पुरस्कार को याद करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। रसायन नोबेल पुरस्कार की बात करें 2022 के लिए तो कैरोलिन R. बर्टोजी, K. वेरी शार्पलेस और मोर्टन मेंडल को क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए रसायन विज्ञान में 22 का नोबेल पुरस्कार मिला। मेडिसिन की बात करें तो होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए स्वंते पावो को फिजिशियन व मेडिसिन के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, इनको आप ढंग से याद करना चाहते हैं, मुझे पता है इतने में याद नहीं होते आप भूल जाएंगे, सारे फॉरेन नाम है, रमेश, मोहन, सोहन ऐसे नाम होते तो मैं जल्दी याद होते हैं। अब ऐसे नाम है क्लोजर, एस्पेक्ट तो याद करने में दिक्कत होती है, तो उनके निमोनिक्स बनाने पड़ते हैं और मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। 20 मिनट का वीडियो होगा, वो अलग से इन चीज़ों के लिए फिर से 20 मिनट बोलना समय की बर्बादी होगी, आपकी भी और मेरी भी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा जिसे आप देख लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पर एक नज़र डाल लेते हैं, कौन उसके प्रतिपादक है और कोई विशेष चीज़ है तो उसकी चर्चा भी की जाएगी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लेडेनसॉन ने दिया। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन। प्रतियोगिता दर्पण PD कर सकते हैं, P से प्राकृतिक चयनवाद, D से डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी पुस्तक है। डार्विन के 3 मत थे, आप कमेंट सेक्शन में फिर से लिख दें। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिया लेमार्क ने, इनके भी 3 मत थे, वो आप लिख दें। उत्परिवर्तन हीगो ड्रीब्रीज, इनने क्या कहा ये भी बताएं। सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कोशिका सिद्धांत भी आप बताएंगे, ठीक है, सारे नहीं बताइए, जितना हो सकता आप उतने बताइए। ठीक, आनुवांशिकता के सिद्धांत, इसमें मेंडल के 3 नियम थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। मटर के पौधे में प्रयोग किया था, कौन से 3 नियम थे नाम लिख दें। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीटल एवं टैटम का है, क्या था ये बताएं। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन का एक एंजाइम के लिए ही उत्तरदायी है, 2 के लिए, 5 के लिए, जैसा भी है लिख के बताएं। पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। अब द्विनाम पद्धति में 2 प्रकार से मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा क्या है, इंडिका क्या है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। जेनेटिक कोड मार्शल निरेनबर्ग। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन क्रिक ने दिया। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। परमाणु संरचना बोर और रदरफोर्ड, ध्यान रखना है क्या, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने दिया। और परमाणु संरचना बोर और रदरफोर्ड ने दी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मेंडलीफ का आवर्त नियम मेंडलीफ ने दिया। इस समय 63 तत्व ज्ञात थे, ध्यान रखना है। जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी का या आवर्त नियम दिया था उस समय कितने तत्व विद्यमान थे? उस समय 63 तत्व विद्यमान थे। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले की है। ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया है जूलियस रॉबर्ट मेयर ने, क्या है आप हमें बताएं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं, ये सब कुछ बताएं आप। बिग बैंग सिद्धांत A.B. जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था, व्याख्या की थी रॉबर्ट वैगनर ने।
आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया, उत्प्लावक बल को समझाया जा सकता है इससे। फिर न्यूटन के नियम, तो आइजैक न्यूटन प्रिंसिपियन की पुस्तक का नाम है। केपलर के नियम, जॉन केपलर ने ग्रहों से संबंधित। पाश्चुरीकरण, लीस पाश्चर। उम्मीद है इतनी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अब आप लोग की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा रिवीजन और करा देते, तो एक बार फिर से सरसरी निगाहों से हम देख लेते हैं चीज़ों को जो अब तक हमने पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसमें कहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। m1 × m2 हो जाएगा, और उनकी बीच की दूरी के, मान लो दूरी r है, उसके व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो आकर्षण बल इक्वल टू g, जहाँ पर नियतांक होगा कैपिटल G, m1 m2/r² हो जाएगा। किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने दिया। ठीक है, सारी दुनिया मानती है, इसलिए सार्वत्रिक नियम कहते हैं। महत्व क्या है भाई? पृथ्वी से बंधे रहते हैं हम। चंद्रमा की जो गति होती है पृथ्वी के चारों ओर, वो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ज्वार भाटा आता है, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संपन्न हो पाता है। फिर बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। अब तो रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। इसमें क्या है? प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है पृथ्वी। जब आकर्षित करती है तो वस्तु के ऊपर एक बल कार्य करता है, और वस्तु जब नीचे आकर्षित होती है पृथ्वी की साइड, तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है। मतलब बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं, है ना। तो जो परिवर्तन होता है, और हमने पढ़ा है वेग परिवर्तन के दौर को हम त्वरण कहते हैं। इसलिए वस्तु का वेग बढ़ने लगता है या घटने लगता है, कुछ भी उसे हम त्वरण कहेंगे, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो बढ़ेगा ही, इसलिए त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय जनित त्वरण। इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान्य होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके कारण ही वायुमंडल उपस्थित है, क्यों है चर्चा कर ली। ठीक है, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6वां भाग होता है। ध्यान रखें, केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तल से ऊपर नीचे जाओगे तो घट जाएगा। भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा। घूर्णन गति जब तेज होगी तो घट जाएगा, धीमी होगी तो बढ़ जाएगा। बंद कर देगी घूमना पृथ्वी तो जी का मान बढ़ जाएगा। फिर लिफ्ट की बात करें, ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगी तो भार बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया भी है। नीचे की ओर जाएगी तो घट जाएगा। जब समान वेग से ऊपर नीचे होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डोरी टूट जाए मान लो लिफ्ट की, तो ऑटोमेटिक कॉमन सेंस वाली बात है, लिफ्ट का जो त्वरण होगा बहुत जल्दी या बहुत बढ़ जाएगा। और लिफ्ट का त्वरण जो पिंड है उसकी गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो पिंड रखा था वो सीधा टकरा जाएगा ऊपर, भारहीनता की स्थिति नहीं हो जाएगी उत्पन्न। ठीक, मैंने दोनों पॉइंट को एक साथ मर्ज कर दिया, आप समझ जाएं अब। ठीक है, फिर केपलर के नियम ग्रहों से संबंधित थे। ठीक है, फिर वैज्ञानिक खोजों की बात की थी। कास्मिक किरण दिख जाए, विक्रम साराभाई मार देना। कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, रोहिणी के प्रक्षेपण में योगदान दिया है सतीश धवन ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। नंबर थ्योरी रामानुजन। प्रकाश का प्रकीर्णन सीवी रमन। कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जेसी बोस ने किया। काम क्या आता कैस्कोग्राफ का, आप ये बताओ। फिर जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी का निर्माण किया गैलीलियो ने। बेतार, टेलीग्राफी और रेडियो, जी मार्कोनी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, अवकलन गणित। ध्यान रखना दोस्तों, अवकलन गणित न्यूटन की है, इधर उधर टिक मत कर देना, नहीं तो पेपर में सिलेक्शन इधर उधर हो जाना है। ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट बॉटसन वॉट ने। ठीक, एक्स किरण दुनिया जानती रॉन्टजन। ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर ने। सापेक्षता का सिद्धांत या अपेक्षता का सिद्धांत। फोटोन की खोज, द्रव्यमान व ऊर्जा की तुल्यता, E = mc², जिसे हम कहते हैं, ये आइंस्टीन का है। परमाणु बम, रॉबर्ट ओपेनहीमर। आप ऐसे याद कर लो, परमाणु बम फटता है तो सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, है ना, तो ओपन याद कर लो। हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर याद कर लो। जॉन वॉयडिन ने अतिचालकता का सिद्धांत दिया। विद्युत बल्ब, थॉमस एल्वा एडिसन। तैरने के नियम, आर्किमिडीज। सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। अब हम बात कर लेते हैं आविष्कारक और उनने कौन से उपकरण बनाए उनकी। बहुत सारे तो आपको पता ही होंगे, कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, फाउंटेन पेन, लेविस वाटरमैन। यदि पेन पानी में गिर जाता है तो खराब हो जाता है, तो फाउंटेन पेन, वाटरमैन, पेन से वाटर याद कर लें। ग्रामोफोन तो आपको याद हो गया होगा, थॉमस एल्वा एडिसन। टेलीफोन और माइक्रोफोन किसका है? ग्राहम बेल का है। टेलीविज़न, जेल वेयर्ड है। आप एग्जाम के समय में भी बहुत टीवी देखते हो तो वियर्ड सा लगने लगता है ना, तो आप ऐसा याद कर लें, वियर्ड कर दें वियर्ड को। ठीक है, बस याद करने के लिए बोल रहे हैं, वास्तविकता नहीं, बहुत महान लोग हैं लोग। ठीक है, माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर बनाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया। डेनिस पेपिन प्रेशर कुकर बनाया। अब प्रेशर कुकर में जो सीटी लगी होती है ऊपर, उसको आप पिन समझ लें, क्यों पिन है, तो पेपिन से याद कर लें, प्रेशर कुकर की पिन। ठीक, प्रेशर कुकर, पेपिन। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। फिर पाश्चुरीकरण, रीस पाश्चर। रेडियोग्राफी, जी मार्कोनी। लेसर, थियोडोर मेनन। सौरमंडल, कोपरनिकस। और ग्रहों की खोज की थी केपलर ने। ठीक है, फिर हमने नोबेल प्राइज़ की बात करी थी, इसकी लिंक आपको अलग से मिलेगी।
फिर हमने बात करी थी विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों पर नज़र डाली थी। कोशी का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन-स्वान ने। प्राकृतिक चयनवाद डार्विन का था। हमने आपसे प्रश्न भी पूछा था, इनकी पुस्तक का नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उपार्जित लक्षण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, इनकी भी एक पुस्तक थी जूलॉजिकल करके, पूरा नाम बता दें आप। उत्परिवर्तनवाद दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। आनुवांशिकता का सिद्धांत जिसे हम मेंडल के नियम कहते हैं, 3 थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। एक जीन एक सिद्धांत दिया था वीडल टैटम ने। पुनरावर्तन सिद्धांत दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस की है। जेनेटिक कोड मार्शल रेनवर्क का है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वॉटसन एवं क्रिक का। परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डॉल्टन ने। परमाणु संरचना बोहर एवं रदरफोर्ड की है। मेंडलीफ का आवर्त नियम मेंडलीफ ने दिया था। इस समय 63 तत्व थे भाई। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले की है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का नियम है जूलियस रॉबर्ट मेयर। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बिग बैंग सिद्धांत लेमेंथियर ने दिया था। व्याख्या की थी रॉबर्ट बैगुनर ने। चिल्ला चिल्ला के 3-4 बार तो मैंने बोला था। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज, इससे उत्प्लावक बल समझा जा सकता है। न्यूटन के नियम, आइजैक न्यूटन, पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। केपलर के नियम, जॉन केपलर, ग्रहों से संबंधित है। और पाश्चुरीकरण, लुई पाश्चर। ठीक, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगली वीडियो में बात करेंगे भौतिक राशि और उनके मापन की। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। ठीक, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। और याद रखें तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।